हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदर वीडियोस की तरह ही, और उम्मीद है कि आप इसे भी इक्वली प्यार देंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि एब्रिविएशन पार्ट सेकंड है, जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर LDC, AME, AEE, AFA, ACM, AOM, AST, AMM, AEN एंड APO। ये सभी एग्ज़ाम्स जो है नायर द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं इन द CBT मोड। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो इनके आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। साथ में फ्रेंड्स, सुपर थैंक्स का ऑप्शंस इनेबल है, तो अगर आपको वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन करना है तो प्लीज़ कंट्रीब्यूट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, NTR स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रैफिक ऑफ द इंडियन रेलवेज: नॉर्मल टैरिफ रेट, नॉर्मल टाइम टेबल रेट, नॉमिनल टैरिफ रेट एंड नॉर्मल ट्रेन रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नॉर्मल टैरिफ रेट। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दैट इज RDSO स्टैंड्स फॉर। तो RDSO इज नथिंग बट अ रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। RDSO से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया, दैट इज IRCA। इसके बारे में भी आप जान लीजिए। IRCA जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, दैट इज इंडियन रेलवेज कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन इन द ईयर 1903। ओके। उसके बाद एक ऑफिस सेटअप किया गया, दैट इज CSO। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CSO दैट इज सेंट्रल स्टैंडर्ड ऑफिस, और इसे सेटअप किया गया इन द ईयर 1930, और इसे सेटअप किया गया शिमला में। कहाँ पे? शिमला में। तो CSO एट शिमला in the year 1930. This office is set up for design standard and specification. ठीक है, 1930 CSO शिमला। फिर एक और ऑफिस सेटअप किया गया, दैट इज RTRC, दैट इज RTRC, दैट इज रेलवे टेस्टिंग एंड रिसर्च सेंटर इन द ईयर 1952, और इसे सेटअप किया गया कहाँ पे? लखनऊ के अंदर। दैट इज लखनऊ के अंदर इसको सेटअप किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बात करी अभी CSO 1930, RTRC 1952। यह RTRC का मेन पर्पज जो था वह टेस्टिंग और अप्लाइड रिसर्च को लेके, टेस्टिंग प्लस अप्लाइड रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ रेलवे रोलिंग स्टॉक एंड परमानेंट वे एंड अदर जितने भी रिसर्च वर्क हैं उनको अप्लाइड फॉर्म में करना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है दैट इज RDSO। तो RDSO को मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे? दैट इज द CSO प्लस RTRC। दिस इज अ एट प्रेजेंट RDSO। तो इंटीग्रेटेड, तो फिर बाद में क्या हुआ? CSO और RTRC को इंटीग्रेट कर दिया गया। सो इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल यूनिट, और इसको नाम दे दिया गया RDSO। तो रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, दिस RDSO अर्लियर वाज द अटैच्ड ऑफिस, दिस वाज अटैच्ड ऑफिस टू द इंडियन रेलवेज, अटैच्ड ऑफिस। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज।
और ये RDSO पिक्चर में कब आया? इन द ईयर 1957। इसको भी याद रखिए आप, इन द ईयर 1957 यह पिक्चर में आया। ठीक है, तो RDSO that was established in the year 1957 by integrating two organization, one is CSO and other is RTRC। ओके, और एट प्रेजेंट अगर बात करें तो इसका जो स्टेटस है वह अटैच्ड ऑफिस से इसको जो है तो जोनल रेलवेज का दर्जा दे दिया गया है। किसको? जोनल रेलवेज का दर्जा इसको दे दिया गया है। ठीक है, फ्रॉम 1 जनवरी 2003 से। ठीक है, तो 2003 से यह जो है तो जोनल रेलवेज के इक्वल है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूछता है कि RDSO को हेड कौन करता है? तो RDSO इज हेडेड बाय DG। RDSO को हेड कौन करता है? DG, डायरेक्टर जनरल। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, RDSO इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? दैट इज रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। LCC स्टैंड्स फॉर इन अ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। LCC का मतलब क्या होता है? तो LCC इज नथिंग बट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। LCC का मतलब क्या हो जाएगा? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। तो इसको देखते हैं, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग क्या होता है। तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज नथिंग बट क्रेडल टू ग्रेव कॉस्टिंग। ठीक है, क्रेडल टू ग्रेव कॉस्टिंग और वूम टू टोम कॉस्टिंग और होल लाइफ कॉस्ट। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल रिकरिंग दैट इज रेवेन्यू एंड नॉन रिकरिंग दैट इज कैपिटल कॉस्ट ओवर द फुल लाइफ पीरियड ऑफ गुड्स सर्विस और सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। इस कॉस्टिंग में जो है तो केवल डेप्रिसिएशन को हम नहीं एज्यूम करते या अकाउंट करते। ठीक है, डेप्रिसिएशन को अकाउंट नहीं करते, इसके अलावा जितनी भी कॉस्टिंग्स है उन सभी को हम अकाउंट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेप्रिसिएशन विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट ऑफ सच टोटल कॉस्ट। और इसके अलावा जितनी भी कॉस्ट है, ठीक है, वो सभी कॉस्ट जो होती है उसके परचेज से लेके उसके डिस्पोजल तक, चाहे वह डिज़ाइन के लिए हो या इंस्टॉलेशन के लिए हो, ऑपरेशन के लिए हो, मेंटेनेंस के लिए हो, थ्रू आउट लाइफ पीरियड ऑफ एसेट, दैट कॉस्ट इज कॉल्ड व्हाट? LCC। सो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज DPCS इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन रेलवेज फ्रेट ट्रेन। तो इसका भी आपने सुना होगा, DPCS काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कोई पाइथन रेक्स चलाते हैं। इस केस में लाइक पाइथन रेक्स, ठीक है, या लॉन्ग हॉल ट्रेन जिसको बोलते हैं, तो जिसमें कि दो से अधिक ट्रेन को जो है फ्रेट ट्रेन नॉर्मली, तो उनको लॉन्ग हॉल ट्रेन बोलते हैं। तो इस केस में जैसे अभी सुपर वासुकी ट्रेन जो है, वासुकी, ठीक है, यह इंडिया की अभी तक की सबसे लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन है। ठीक है, तो DPCS कॉन्सेप्ट पर इसको चलाया गया था। तो इसका मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड पावर कंट्रोल सिस्टम, DPCS। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DBFOT स्टैंड्स फॉर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ टाइप ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है, वन ऑफ द PPP model. DBFOT is nothing but a design, build, finance, operate and transfer. सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, DBFOT, डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेशन एंड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके अलावा कुछ अदर मॉडल हैं, उनकी भी उन पे एक नज़र देख लेते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे, वन इज़ अ बिल्ट ऑन एंड ऑपरेट, BOO, BOT, बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, आप सभी को पता होगा। BOOT, बिल्ट ऑन ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र,
Boost is build on, operate, share and transfer. DBFM is nothing but a design, build, finance and maintain. DBFMO, that is design, build, finance, maintain and operate. DBFOT, इसके बारे में पूछा गया आपसे भी, डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र. और O&M, दैट इज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. OMDA, ऑपरेशन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, एग्रीमेंट. ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एंड एग्रीमेंट. तो इस तरह से ये कुछ जो है तो ट्रिपल पी मॉडल है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. MRTS स्टैंड फॉर. तो MRTS इज नथिंग बट अ मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम. इंडिया का सबसे पहला MRTS है, दैट इज कोलकाता मेट्रो. कोलकाता मेट्रो is for the first mass rapid transit system in the India. So the first mass rapid transit system in India is a Kolkata Metro, which started operation in 1984. Okay. Next, it is very important. ठीक है, that is what स्फूर्ति, one of the IT portals of Indian Railways. तो स्फूर्ति के अंदर अगर बात करें यहाँ पे, स्फूर्ति स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेलवे ट्रैफिक. तो स्फूर्ति का मतलब क्या होता है? स्फूर्ति मीन्स दैट इज अ स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट फ्रेट ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन. RTI मतलब रियल टाइम इंफॉर्मेशन. ठीक है, स्मार्ट फ्रेट और इस डबल ओ का मतलब हो जाएगा ऑपरेशन ऑप्टिमाइजेशन. तो फ्रेट के ऑपरेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, साथ में उसका रियल टाइम इंफॉर्मेशन पता करने के लिए जो है तो स्फूर्ति को लाया गया, स्फूर्ति को डेवलप किया गया बाय द क्रिस. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे. स्पैरो स्टैंड्स फॉर. APAR और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होता है उससे रिलेटेड है कुछ. ठीक है, तो यहाँ से पता लग रहा है दैट इज स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो. तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो. ठीक है, APAR में यहाँ से एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होता है APAR. यहाँ पे एक ZBB दैट इज जीरो बेस्ड बजट. ठीक है, जीरो बेस्ड बजट आप सभी लोग जानते होंगे. इन जनरली जो होता है हमारा ट्रेडिशनल बजटिंग जो होता है, ट्रेडिशनल बजटिंग या जिसको हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल बजट, इंक्रीमेंटल बजटिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो टारगेट होता है जनरली स्पेंडिंग का टारगेट या फिर हर एक चीज़ का टारगेट जो होता है वो हमेशा इंक्रीमेंटल जाता है. ठीक है, तो हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज़ करती है, अपना जो भी रेवेन्यूज़ है या जो भी टारगेट्स हैं उनको हमेशा आगे की ओर इंक्रीमेंटल करती है. तो इसी हिसाब से वो बजट प्रिपेयर करती है. सो इन ट्रेडिशनल बजटिंग और इंक्रीमेंटल बजटिंग मैनेजर्स जस्टिफाई ओनली इंक्रीजेज ओवर द प्रीवियस ईयर बजट. तो इसके लिए जो रेफरेंस लिया जाता है वो हमेशा वो प्रीवियस ईयर बजट को लिया जाता है और इसी पर जो है तो इसी को बेस बना के उसमें एक्सपेंडिचर हो गया, रेवेन्यू पार्ट हो गया, इन सब में इंक्रीमेंट किया जाता है. लेकिन एक कॉन्सेप्ट आया है यहाँ पे दैट इज जीरो बेस्ड बजट. तो जीरो बेस्ड बजट के अंदर क्या होता है बेसिकली, इन द जीरो बेस्ड बजट every department functions reviewed comprehensively and all expenditure must be approved rather than only increases. तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जितना भी दैट मीन्स व्हाट, जितना भी हमारा बजटिंग होगा चाहे वो रेवेन्यू पार्ट हो या एक्सपेंडिचर पार्ट हो, उन सबको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक बार क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है और यह फोकस किया जाता है कि कहाँ पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट है और उसी के अकॉर्डिंग
एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के टारगेट फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रेडिशनल बजटिंग या इंक्रीमेंटल बजटिंग को फॉलो नहीं करते, हम स्क्रैच से जो है तो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, बजट प्रिपरेशन या अपना जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9, लीला। LILA stands for in the context of official language और राजभाषा। तो लीला stands for learn Indian languages through artificial intelligence। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस, LIL, लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज लीला। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लीला की बात करें अगर, तो मैंने भी आपको बताया लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट इज़ बेसिकली अ मल्टीमीडिया बेस्ड इंटेलिजेंट सेल्फ ट्यूटरिंग एप्लीकेशन फॉर लर्निंग हिंदी। ठीक है, मल्टीमीडिया बेस्ड इंटेलिजेंट, दैट मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, सेल्फ ट्यूटरिंग एप्लीकेशन फॉर लर्निंग हिंदी। लीला का मतलब जो होता है संस्कृत में क्या होता है, प्ले होता है, नाटक करना। फॉर लर्निंग हिंदी, फॉर लर्निंग हिंदी प्रबोध, प्रवीण एंड प्रज्ञा, देयर हिंदी टीचिंग स्कीम्स हैं सेंट्रल लेवल पर। लर्न हिंदी थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश, आसामीज, बंगला, बोडो, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपालीज, ओडिया, पंजाबी, तमिल एंड तेलुगु। ठीक है, तो इसके थ्रू जो है तो हिंदी को लर्न करना। बेसिकली इट इज़ डेवलप्ड बाय सीडैक, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी कि इसको डेवलप किसने किया, तो दिस इज डेवलप्ड बाय सीडैक, दैट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने कई सारे सुपर कंप्यूटर बनाए लाइक परम 8000। ठीक है, तो सीडैक का जो हेड क्वार्टर है वो पुणे के अंदर है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको भी आप याद रखिए। इसी ने जो है तो लीला को डेवलप किया, दैट इज लर्न इंडियन लैंग्वेजेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हाट इज प्लस स्टैंड्स फॉर इन रेलवे मटेरियल मैनेजमेंट। तो रेलवे मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर प्लस की बात करें अगर, तो प्लस इज नथिंग बट अ प्राइस लिस्ट यूनिफिकेशन सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राइस लिस्ट यूनिफिकेशन सिस्टम। आप सभी को पता होगा वन इज द PL नंबर। ठीक है, तो PL नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बेसिकली है प्राइस लिस्ट का यूनिफिकेशन करना। ओवरऑल इंडियन रेलवेज में जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो गया, उसका एक ही PL नंबर है, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफाइड। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम PL नंबर की बात करें यहाँ पे, तो प्राइस लिस्ट नंबर में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, दैट इज यूनिफाइड एंड नॉन यूनिफाइड। तो किसी आइटम का अगर PL नंबर जो है तो पूरे ऑल ओवर द इंडियन रेलवेज और प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर एक ही है या सेम नंबर है एज अ PL कोड ऑफ दिस आइटम, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफाइड। ठीक है, और इस फैसिलिटीज़ का यूज़ करके हम बिटवीन द रेलवेज इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और फैसिलिटीज़ है, दैट इज डिस्पोजल ऑफ सरप्लस स्टोर्स एंड सेंट्रलाइज्ड परचेस बिकम इजियर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस PL नंबर, अगर ये यूनिफाइड PL नंबर होगा तो। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफाइड प्राइस लिस्ट नंबर, ऑल द रेलवेज डू नॉट यूज सेम कोड फॉर द सेम आइटम। ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि अगर एक आइटम का PL नंबर यहाँ पे सपोज मान लीजिए एक EM पैड अगर यूज़ होता है, दैट इज इलास्टोमेरिक पैड। ठीक है, तो उसका PL नंबर सपोज NWR के अंदर कुछ है, और उसी EM पैड का जो PL नंबर है वह किसी दूसरे रेलवेज के अंदर कुछ है, तो इस केस में हम इसको बोलेंगे दैट इज नॉन यूनिफाइड PL नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज व्हाट TAMS स्टैंड्स फॉर।
तो TAMS इन द इंडियन रेलवेज मीन्स होता है दैट इज ट्रैफिक अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसके अलावा ऑप्शंस ट्रैफिक ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रैफिक ऑडिट मेंटेनेंस सिस्टम, ट्रैफिक अकाउंट्स मैनुअल सिस्टम। तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैफिक अकाउंट्स मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, PERT स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो PERT इज नथिंग बट अ प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। CPM स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। CPM का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल पाथ मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। OBHS स्टैंड्स फॉर। तो OBHS इज नथिंग बट अ दैट इज ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस। जब हमारी ट्रेन रन होती है तो इन रूट में जो है, अगर हमें क्लीनिंग वर्क ऑन डिमांड, पैसेंजर डिमांड, या फिर इन रेगुलर सर्विस जनरली ऑन होल डे 2 टाइम्स होता है, तो OBHS द्वारा ट्रेन के टॉयलेट्स हो गए या फिर ट्रेन के फ्लोर हो गए, उनको साफ किया जाता है। तो ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विसेज। ठीक है, 2 टाइम्स अ डे इन नॉर्मल ऑन पैसेंजर डिमांड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज QCBS। तो QCBS स्टैंड्स फॉर क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड स्टैंडर्ड, कोटेशन एंड कॉस्ट बेस्ड स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड स्टैंडर्ड, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, सॉरी, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। ठीक है, दैट इज द QCBS। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज CPEN ग्राम्स। तो CPEN ग्राम्स का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। C for central, PEN for pension, that means what, centralized pension, G for grievances, R for redressal and monitoring system। ठीक है, तो centralized pension grievances redressal and monitoring system, that is option number A, CPEN grams। नेक्स्ट है CRRM stands for। तो CRRM का मतलब क्या हो जाता है, दैट इज क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज्ड मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्रेडिट फॉर रिलीज्ड रेलवे मटेरियल एंड क्रेडिट फॉर रेलवे रिलीज मटेरियल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रेडिट फॉर द रेलवे रिलीज्ड मटेरियल। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, CRRM। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है IRSP स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे प्लान हेड 21 के बारे में बात की गई है। तो प्लान हेड 21 बेसिकली डील करता है RSP को लेके, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम को लेके, और 41 MNP को लेके, दैट इज मशीन एंड प्लांट्स को लेके। तो IRSP इज नथिंग बट अ आइटमाइज्ड रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CCL स्टैंड्स फॉर चाइल्ड क्रिटिकल लीव, चाइल्ड केयर लिमिट, चाइल्ड केयर लीव, कंप्लीट केयर लीव। तो चाइल्ड केयर लीव के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए इसको बनाया गया, या इस क्वेश्चन को डाला गया, दैट इज व्हाट, चाइल्ड केयर लीव। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है चाइल्ड केयर लीव। चाइल्ड केयर लीव की अगर बात करें तो बेसिकली इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फीमेल एम्प्लॉयज़ होना चाहिए या फिर सिंगल मेल एम्प्लॉयज़ होना चाहिए।
दूसरा मैक्सिमम 730 डेज ड्यूरिंग द इंटायर सर्विस आपको मिलेगा। CCL is sanctioned to take care of two eldest surviving children. CCL is not admissible if the child is 18 years of age or older. That means what? अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए है, ठीक है, अप टू 18 ईयर्स और लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज के लिए जो है तो ये एडमिसिबल है। फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन देयर इज नो एज लिमिट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन देयर इज नो एज लिमिट। CCL is not debited to any leave account. CCL is not debited to any leave account. For the first 365 days फुल सैलरी मिलेगी आपको, और फॉर द नेक्स्ट 365 days 80% of the salary will be paid. CCL may be combined with any other kind of leave, maximum of 1 year. Holidays falling during CCL are counted as CCL. In a year only 3 times CCL is sanctioned. Very very important. तो एक साल के अंदर केवल 3 बार जो है तो CCL को सैंक्शन किया जा सकता है, और हर एक बार जो होगा दैट शुड नॉट बी लेस देन 5 डेज, ठीक है। तो एक साल में 3 बार, और एक बार में कम से कम जो है तो 5 से ज़्यादा छुट्टियां आपको लेनी होंगी। तो एवरी टाइम इट शुड नॉट बी लेस देन 5 डेज CCL। CCL कैन नॉट बी डिमांडेड एज राइट, ठीक है, तो वो तो लीव के हर एक लीव के साथ है। विदाउट सैंक्शन वन कैन नॉट प्रोसीड ऑन CCL। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं CCL को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निन फ्रिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ सनड्राई अर्निंग्स, ठीक है। निन फ्रिस स्टैंड्स फॉर, तो सनड्राई अर्निंग्स को लेके है। बेसिकली आप सभी को पता होगा सनड्राई अर्निंग क्या होता है। सनड्राई अर्निंग इज नथिंग बट अ इनकम फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एक्सक्लूडिंग पैसेंजर एंड गुड्स अर्निंग। तो रेलवेज को जितना इनकम अदर सोर्सेज से होता है, जैसे रेलवेज बेसिकली पैसेंजर कैरी करता है और फ्रेट कैरी करता है, तो इसके अलावा जो, तो ये पैसेंजर अर्निंग को छोड़ दें और फ्रेट अर्निंग को छोड़ दें, तो इसके अलावा जो अर्निंग होगा वह कहाँ से होता है, दैट इज सनड्राई अर्निंग, ठीक है। लाइक अगर बात करें हम, तो आप देखते होंगे कि एडवर्टाइजमेंट होता है रोलिंग स्टॉक के ऊपर, ठीक है, लाइक सकरनी जैसे इस टाइप का कोई भी एडवर्टाइजमेंट हुआ, किसी भी प्रोडक्ट का कोई भी एडवर्टाइजमेंट करा सकता है। तो एडवर्टाइजमेंट ऑन रोलिंग स्टॉक्स, और या रेलवे ब्रिजेस के ऊपर हो गया है, या रेलवे प्रीमाइसेस के अंदर आप जाते होंगे तो वहाँ पे जो भी सर्कुलेटिंग एरियाज है प्लेटफॉर्म के, वहाँ पे इन सब जगह पे जो एडवर्टाइजमेंट होता है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाट सनड्राई अर्निंग, ठीक है, जिसको हम नॉन फेयर रेवेन्यूज भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नॉन फेयर रेवेन्यूज, ओके। इसके अलावा और कहाँ से हो सकता है सनड्राई अर्निंग का बात करें अगर, तो यहाँ पे दैट इज व्हाट सेटिंग ऑफ ATMs जैसे हो गए, ATMs या कोई अदर स्टॉल्स हो गए, ठीक है, जैसे फूड स्टॉल्स हो गए या मैगजीन्स वाले स्टॉल्स हो गए, ठीक है, या कोई वेंडर्स हो गए जितने भी हो गए, तो उन सब से जो है तो रेलवेज को जो भी रेवेन्यू होता है, इनकम होता है, ठीक है, रेलवे स्टेशन के अंदर। या सपोज इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। इंफोटेनमेंट सिस्टम का मतलब हो गया जैसे अपने कोचिंग का एडवर्टाइज करना थ्रू अनाउंसमेंट और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के थ्रू, तो दैट इज व्हाट इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। तो इसके अलावा नॉन फेयर रेवेन्यूज का एक और इम्पॉर्टेंट, या सनड्राई अर्निंग का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज निन फ्रिस, ठीक है। तो निन फ्रिस जो है तो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, दैट इज व्हाट न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यूज आइडिया स्कीम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, न्यू इनोवेटिव, NFR का मतलब क्या है? नॉन फेयर रेवेन्यू। नॉन फेयर रेवेन्यू दैट इज द पार्ट ऑफ सनड्राई अर्निंग्स आइडिया स्कीम्स। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे। NINFRIS, तो न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडिया स्कीम्स, बेसिकली
इसको इंट्रोड्यूस किया गया टू इंक्रीज द नॉन फेयर रेवेन्यूज। ठीक है, इसको अनाउंस किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इन द ईयर 2018। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इट प्रमोट्स द न्यू आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ नॉन फेयर रेवेन्यूज एंड इम्प्रूव पैसेंजर कन्वीनियंस ऑन इंडियन रेलवेज। इसके सैलिएंट फीचर की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको डिवीज़न लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एट अ डिवीज़न लेवल डीआरएम को फुल पावर्स होगी इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके। इसके नोडल ऑफिसर की बात करें तो सीनियर डीसीएम और डीसीएम जो हैं तो इसके नोडल ऑफिसर होंगे, दैट इज ब्रांच ऑफिसर ऑफ कॉमर्शियल डिपार्टमेंट। सीनियर डीसीएम और डीसीएम जो है तो इसके नोडल ऑफिसर होंगे। Committee of branch officer of commercial department, finance department and department holding the assets to be scrutinize the proposal received and recommend to DRM for approval। तो फाइनल अप्रूवल जो है तो उसके लिए डीआरएम साहब देंगे। ठीक है, और इसके लिए जो कमेटी ऑफ ब्रांच ऑफिसर है, ठीक है, उसको जितने भी प्रपोजल्स उसको रिसीव्ड होंगे निनफिस से लेके तो उसको वो स्क्रूटनाइज करेंगे और रिकमेंड करेंगे डीआरएम को फॉर द अप्रूवल। इसके अलावा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर हम बात करें यहाँ पे तो इस प्रपोजल के लिए कुछ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है, दैट इज़ व्हाट 1000 रुपीज़। और यह केवल इसलिए रखी गई है क्योंकि सीरियस जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को लिया जा सके। और बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रपोजल डीआरएम्स आर ऑथराइज्ड टू डिसाइड द ईएमडी। देखिए यहाँ पे ईएमडी दैट इज व्हाट अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट दैट नॉट लेस देन द 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ईएमडी जो होगा इसके लिए, ठीक है, वह 10,000 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। और इस केस में अगर हम इसके पीरियड की बात करें समय काल की तो यह 1 साल का लगभग होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निनफ्रेस के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच आर द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेटेड मॉड्यूल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक अंडर पीओएच इन वर्कशॉप। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रोम्स। रोम्स इज नथिंग बट अ रोलिंग स्टॉक एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आरओ फॉर रोलिंग स्टॉक, आरओ फॉर रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक व्हाट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा आईपीएस आपको पता होगा, आईपीएस इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। वाइज आपको पता होगा दैट इज व्हाट वर्कशॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईआरईपीएस पता होगा दैट इज इंडियन रेलवे ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा रोम्स। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स है ये इस आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, दैट इज़ व्हाट IMMIS। बेसिकली ये मटेरियल मैनेजमेंट को लेके है। तो इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम IMMIS। एक वर्ड आता है स्लैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। स्लैम दैट मीन्स व्हाट सिस्टम फॉर लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट, सिस्टम फॉर लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट स्लैम प्रोजेक्ट फॉर लोकोमोटिव मेंटेनेंस ऑपरेशन शेड्यूल प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग। तो इसके लिए स्लैम प्रोजेक्ट को चालू किया गया था। तो इसके अंदर लोकोमोटिव एसेट मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो स्लैम प्रोजेक्ट को भी आप याद रखिएगा। वाइस आपको बता दिया मैंने। ठीक है, FMM फ्रेट मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है। CMM कोचिंग मेंटेनेंस मैनेजमेंट मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पर्ट कार। तो स्पर्ट कार इज नथिंग बट सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रियल टेस्टिंग कार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ प्रोपेल्ड, SP फॉर सेल्फ प्रोपेल्ड, URT दैट इज व्हाट अल्ट्रासोनिक रियल टेस्टिंग कार। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे।
क्रिस की बात करेंगे यहाँ पे। क्रिस इज नथिंग बट सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहाँ पे तो ये आपको बता दिया कि क्रिस का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, दैट इज हेडक्वार्टर एट दिल्ली। और यहाँ पूछा जा रहा है कि इसको हेड कौन करता है, हु इज हेडेड क्रिस। तो बेसिकली क्रिस इज हेडेड बाय एमडी। तो क्रिस को हेड कौन कौन करता है, दैट इज व्हाट, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया, आरडीएसओ इज हेडेड बाय डीजी, इन सिमिलर क्रिस इज हेडेड बाय एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो क्रिस ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, लाइक यूटीएस, रेल कनेक्ट, एनटीईएस, रेल मदद, रेल सुगम, कोच मित्र, रेल राजभाषा, ये सभी जो ऐप हैं पैसेंजर्स के लिए बनाए हैं। ठीक है। इसके अलावा जैसे ई दृष्टि, आपूर्ति, चालक दल, रेल सेवर, हैंड हेल्ड टर्मिनल्स। ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस के द्वारा बनाए हुए जितने भी आईटी प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो करूं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो जितने भी आईटी पोर्टल्स ऑफ इंडियन रेलवेज हैं उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, दैट इज़ व्हाट आईटी पोर्टल्स ऑफ इंडियन रेलवेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो डू कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What is 24 number TDMS stands for? तो developed by Chris for GPS based tracking of OHE assets। तो OHE assets हिंट से आप समझ गए होंगे, दैट इज व्हाट, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम, TDMS, दैट इज ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। तो इट इज डेवलप्ड बाय क्रिस द्वारा डेवलप किया गया इसको फॉर GPS बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ OHE assets। तो TDMS के द्वारा क्या होता है, बेसिकली GPS बेस्ड ट्रैकिंग होती है किसकी, OHE assets की, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है 25 की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो DLP स्टैंड्स फॉर। तो DLP बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है DLP, और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, एप्लीकेशन है। तो DLP इज नथिंग बट अ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन EPC कॉन्ट्रैक्ट, EPC का मतलब हो गया इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर DLP का मतलब क्या होता है, दैट इज व्हाट, डिफेक्ट्स लाइबिलिटी पीरियड। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड, या जिसको हम रेक्टिफिकेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली इट इज अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ प्रैक्टिकल कंप्लीशन, जिसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको अगर कोई डिफेक्ट अराइज हो गया, ठीक है, तो उसको आके उसको रेक्टिफाई करना होगा, दैट इज व्हाट DLP, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के तौर पर। इट इज अ डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड 2 years from the date of issue of provisional completion certificate। तो बेसिकली DLP कब से एप्लीकेबल होगी इसके बारे में बात की जा रही है, दैट इज व्हाट, 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट और 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। वन इज द प्रोविजनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड अनदर इज अ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो जो भी बाद में हुआ हो उसके बेस पर जो है तो हम डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड को तय करेंगे। बेसिकली इट प्रोवाइड्स द एडिशनल कंफर्ट टू द इंडियन रेलवेज। ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया अभी, द कॉन्ट्रैक्टर शैल रेमेडी एनी एंड ऑल द लॉसेस और डैमेज, दैट इज व्हाट, LND, जितने भी लॉस एंड डैमेज होंगे उनको ड्यूरिंग द DLP वह अपने कॉस्ट पर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस इशूड बाय रेलवेज उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा।
ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर शैल रेमेडी और रेक्टिफाई ऑल द लॉस एंड डैमेज टू द रेलवे प्रोजेक्ट्स ड्यूरिंग द डीएलपी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड एट इट्स ऑन कॉस्ट, अपने कॉस्ट पर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस इशूड बाय रेलवे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 15 डेज। If failed to rectify the defects by the contractor, the same will be rectified by Indian Railways। अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता तो इंडियन रेलवेज जो है तो अपनी कॉस्ट पर करेगा, और इस केस में वह पेनाल्टी इम्पोज करेगा, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट इनकर बाय इंडियन रेलवेज प्लस 20% ऑफ सच कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्टर। तो इस पर जो है तो वह डैमेज इम्पोज करेगा। ठीक है। इसके अंदर कितना एडिशनल कॉस्ट जा रहा है, दैट इज 20% ऑफ द सच कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है। तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस 20% ऑफ कॉस्ट। तो ये था डीएलपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड। तो बेसिकली जितने भी ईपीसी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शंस को लेके, तो उसमें ये प्रोविजंस डीएलपी प्रोविजंस है। नेक्स्ट आते हैं आई गॉट स्टैंड्स फॉर, ट्रेनिंग को लेके है। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड कौन सा प्लान हिट है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं आप। तो बेसिकली इंटीग्रेटेड जनरल ऑनलाइन ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्रेनिंग, इंटरनल गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, दैट इज व्हाट इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है। सो आई गॉट का मतलब क्या हो जाएगा, आई गॉट कर में होगी इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। नेक्स्ट है प्रेम। तो प्रेम तो आपने प्रेम से सुना होगा, दैट इज व्हाट पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। इट इज वन ऑफ द टूल टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए या उसको रिड्यूस करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है, दैट इज प्रेम, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। पीएनएम आप सभी को पता होगा, परमानेंट निगोशिएटिंग मशीनरीज। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताया पीएनएम को सेटअप कब किया गया है। ठीक है। और इसके पीछे एक इम्पॉर्टेंट रोल किसका था पीएनएम को सेटअप करने के पीछे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे। एफआरओए स्टैंड्स फॉर, तो रिप्रेजेंटिंग ग्रुप ए ऑफिसर्स इन इंडियन रेलवेज। एफआरओए इज नथिंग बट अ फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबी इन सिविल वर्क्स। मनी बुक, मेजरमेंट बुक, मनी ब्राउजर, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा मेजरमेंट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेजरमेंट बुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अर्पण स्टैंड्स फॉर। तो अर्पण का मतलब क्या होता है, दैट इज एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क, एडवांस रेलवे पेंशन एक्सेस नेटवर्क। 32 की बात करेंगे। ओपीजीएम स्टैंड्स फॉर, यह नया टर्म है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ओपीजीएम। ठीक है। तो ऑनलाइन पेंशन जनरेशन मॉड्यूल, ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल, ऑनलाइन पेरोल जनरेशन मॉड्यूल, नन। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल। ठीक है। तो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर को जनरेट करने के लिए यहाँ पे ओपीजीएम को लाया गया, दैट इज ऑनलाइन प्राण जनरेशन मॉड्यूल। तो इस तरह से इस वीडियो में टोटल 32 क्वेश्चन हमने कवर किए। वीडियो को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं इफ़ यू फील बोर, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टाइम सेव करना है तो इस केस में आप 1.5 टाइम्स और 2 टाइम्स स्पीड से आप देख सकते हैं। लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप सभी को अगले अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक, बेस्ट विशेस।
Thanks for watching this video. Have a nice day, friends.